और आज हम लोग इग्नियस रॉक्स में एक लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है उसको पढ़ने के बाद फिर सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इग्नियस रॉक्स में कल डिस्कस किया जा रहा था टाइप्स, प्रकार। तो टाइप्स में एक लास्ट जो कैटेगराइजेशन है वो आप लोग लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण के स्थान के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण के स्थान के आधार पर या निर्माण स्थल के आधार पर। देखिए, निर्माण के स्थान के आधार पर अगर हम इग्नियस रॉक्स को कैटेगराइज करें तो आप बोलोगे इग्नियस रॉक्स दो टाइप की हो सकती हैं, दो प्रकार की हो सकती हैं। एक जिनको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव हिंदी में आप लिखेंगे बहिर्जात, एक्सट्रूसिव बहिर्जात। और दूसरा इंट्रूसिव यानी कि अंतर्जात। तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि एक्सट्रूसिव अगर आप बोलते हो तो कौन सी रॉक्स की बात हो रही है यहां पर? सीधे सीधे हम बोलेंगे ऐसी रॉक्स जो कहां पर बनती हैं? सरफेस पर। ठीक है, तो लिख लीजिए रॉक्स गेटिंग फॉर्म्ड ऑन अर्थ सरफेस, रॉक्स गेटिंग फॉर्म्ड ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर निर्मित होने वाली चट्टानें, पृथ्वी की सतह पर निर्मित होने वाली चट्टानें। और जब हम इंट्रूसिव की बात करेंगे, अंतर्जात की, तो अंतर्जात का मतलब जो कहां पर बनेंगी? इंटीरियर में बनेंगी, अंदर बनेंगी। तो इनमें हम क्या लिखेंगे? रॉक्स गेटिंग फॉर्म्ड इन अर्थ्स इंटीरियर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में निर्मित होने वाली चट्टानें, पृथ्वी के आंतरिक भाग में निर्मित होने वाली चट्टानें। तो अब यहां पर पॉइंट ये है कि जब हमने बोला एक्सट्रूसिव रॉक्स, तो एक्सट्रूसिव रॉक्स में आपने क्या पढ़ा कि ये कहां पर बनती हैं? सरफेस पर। अब अगर हम बोल रहे हैं कि ये सरफेस पर बनती हैं, सतह पर बनती हैं, तो इनका फॉर्मेशन कैसे होगा? इनका फॉर्मेशन होगा कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से, लावा के ठंडे तथा ठोस होने से इनका निर्माण होगा। और इंट्रूसिव को अगर हमने लिखा है कि ये इंटीरियर में बनती हैं, अंदर बनती हैं, तो इसका मतलब है कि इनका फॉर्मेशन होगा कैसे? कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। ठीक है, मैग्मा के ठंडे तथा ठोस होने से। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये चीज आप लोग भी बता सकते थे कि हाँ, एक्सट्रूसिव जो बनेंगी वो लावा से बनेंगी और इंट्रूसिव जो बनेंगी वो किससे बनेंगी? मैग्मा से। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ क्रिस्टल्स, पढ़ा था हम लोगों ने। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये जो इंट्रूसिव रॉक्स होंगी, अगर हम साइज ऑफ क्रिस्टल्स के बेसिस पर चलें तो किस किस कैटेगरी की हो सकती हैं? कल मैंने आप लोगों को 5 कैटेगरीज बताई थी ना, पेग्मेटिटिक, फेनेरिटिक, एफेनिटिक, पोरफायरिटिक और ग्लासी। तो बताइए आप लोग। इंट्रूसिव, देखो मैग्मा ठंडा हो रहा है और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैग्मा ठंडा होता है स्लो रेट पर।
धीमी दर पर। तो धीमी दर पर ठंडा होगा तो क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे? बड़े बनेंगे। ठीक, तो ये चट्टाने या तो पैग्मेटिटिक हो सकती हैं, या फिर आप क्या बोलोगे कि पैग्मेटिटिक अगर नहीं है तो फिर ये कैसी होंगी? फेनेरिटिक होंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चट्टाने अंदर बनती हैं इंट्रूसिव रॉक्स, वो अंदर बनने वाली चट्टाने या तो सबसे बड़े क्रिस्टल्स वाली होंगी, सबसे बड़े रवों वाली होंगी, या फिर जो मीडियम साइज क्रिस्टल्स होते हैं, मध्यम आकार के जो कण जो रवे होते हैं वैसी। नाउ व्हाट अबाउट एक्सट्रूसिव? तो देखो एक्सट्रूसिव में अगर क्रिस्टल्स बनेंगे, रवे बनेंगे तो बहुत छोटे साइज के होंगे, और अगर छोटे साइज के होंगे तो इसका मतलब ये कैसी होंगी? एफिनिटिक, स्मॉल साइज्ड क्रिस्टल्स वाली। और या फिर ये किस प्रकार की हमें देखने को मिलेंगी? ग्लासी। ग्लासी मतलब जिसमें क्रिस्टल्स एब्सेंट होंगे। तो ये चीजें हमने देखा कि आग्नेय चट्टानें पृथ्वी की सतह पर भी बनती हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी इनका निर्माण होता है। अब एक चीज और यहां से हम लोग निकालते हैं कि ये जो हमारी इंट्रूसिव रॉक्स हैं, अंतर्जात चट्टानें, अगर हम इन इंट्रूसिव रॉक्स, इन अंतर्जात चट्टानों की सब कैटेगरीज देखें, उप श्रेणियां, तो इन चट्टानों को फर्दर डिवाइड किया जाता है, एक बार फिर से विभाजित किया जाता है, किसमें? हाइपाबिसल। हाइपाबिसल जिसे हिंदी में लिखते हैं मध्यवर्ती, और दूसरी चट्टानें होती हैं जिनको कहा जाता है प्लूटोनिक। प्लूटोनिक को क्या कहते हैं? पातालीय चट्टानें। तो एक कैटेगरी हो गई हाइपाबिसल और दूसरी हो गई प्लूटोनिक, पातालीय चट्टानें। ये जो कैटेगराइजेशन है ये किस आधार पर है, वो लॉजिक सुनिए आप लोग। देखो आपने बोला कि इग्नियस रॉक्स बन रही हैं अर्थ के इंटीरियर में, तो इंटीरियर में डेप्थ तो वेरी कर सकती है ना, या तो चट्टानें कम गहराई पर बन सकती हैं या फिर ज्यादा गहराई पर। तो जब हम हाइपाबिसल की बात करते हैं तो हाइपाबिसल का जो फॉर्मेशन होता है, जो निर्माण होता है, उस निर्माण में आप क्या लिखेंगे? जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे। ठीक नीचे मतलब कम गहराई पर। और जब बात आती है प्लूटोनिक की, कि प्लूटोनिक का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो प्लूटोनिक का जो निर्माण है, जो फॉर्मेशन है, वो हमें कहां पर देखने को मिलेगा? आप सीधे सीधे लिखोगे एट ग्रेट डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से अधिक गहराई पर। पृथ्वी की सतह से अधिक गहराई पर। क्लियर? तो अब एक बार फिर से मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने लिखा इंट्रूसिव रॉक्स या तो पेगमेटिटिक हो सकती हैं या फेनेरिटिक हो सकती हैं। अब आपको मुझे यह बताना है कि अगर हम हाइपाबिसल के बारे में पूछें कि हाइपाबिसल उन दोनों में से किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगी? पेगमेटिटिक होंगी या फेनेरिटिक होंगी? फेनेरिटिक होंगी, क्योंकि पेगमेटिटिक हमें कौन सी मिलेंगी? लॉजिक सिंपल है कि मैग्मा जितनी ज्यादा गहराई पर ठंडा होगा, उसका रेट ऑफ कूलिंग उतना ही स्लो देखने को मिलेगा, उतना ही धीमा देखने को मिलेगा। तो आप ये चीज याद रख लीजिएगा कि जो प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं, यही
किस प्रकार की होती हैं, पेगमेटिटिक होती हैं, और जो हाइपाबिसल हैं वो किस प्रकार की होती हैं, फेनेरिटिक। ठीक, तो ये जो प्लेस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर, निर्माण के स्थान के आधार पर जो हमें इनकी कैटेगरीज देखनी थी वो हम लोगों ने देख लिया। लेकिन एक चीज यहां पर और है जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बैथोलिथ बताया था, उसी बैथोलिथ की तरह और भी कई सारी संरचनाएं होती हैं, लाइक लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ। तो अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि ये बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ ये हैं क्या, तो ध्यान रखेंगे आप ये मत बोलिएगा कि ये इग्नियस रॉक्स के टाइप्स हैं। जनरली बुक्स में लिख दिया जाता है कि दीज आर टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ये आग्नेय चट्टानों के प्रकार नहीं होते हैं। होता ये है कि आपने इंट्रूसिव रॉक्स पढ़ी, अंतर्जात चट्टाने, तो अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर आप एक चीज बोल रहे हो कि मैग्मा अर्थ के अंदर ठंडा होता है, तो किसी ना किसी कैविटी में ठंडा होगा ना भाई। अंदर मैग्मा को कोई स्पेस तो चाहिए होगा एक्यूमुलेट होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए। तो मैग्मा जिस प्रकार की कैविटी में एक्यूमुलेट होता है, जैसे स्पेस में, जैसे अंतराल में इकट्ठा होता है, वो ठंडा होकर के वैसी ही शेप गेन कर लेता है। मोल्डिंग जानते हो आप लोग? जैसे अगर हम लोहे को पिघलाएं और पिघला करके उसे हम कोई शेप देना चाहें, तो हमें क्या करना होता है? हमें सिंपली उस शेप का एक मोल्ड तैयार करना होता है। आप मोल्ड तैयार कर लीजिए, उसमें पिघला हुआ लोहा डाल दीजिए, जब लोहा ठंडा हो जाएगा तो वैसी शेप क्या कर लेगा, वो गेन कर लेगा। सेम चीज मैग्मा के साथ होती है कि मैग्मा अंदर जिस तरीके की कैविटी में इकट्ठा होगा, उसी तरीके की शेप वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो ये जो बैथोलिथ्स वगैरह हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, आप हेडिंग बना लीजिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स formed by intrusive rocks, अंतर्जात चट्टानों के द्वारा निर्मित, अंतर्जात चट्टानों के द्वारा निर्मित विभिन्न संरचनाएं, अंतर्जात चट्टानों के द्वारा निर्मित विभिन्न संरचनाएं। देखिए यहां पर आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, उतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। बट हाँ, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये जो संरचनाएं हैं, इन सभी संरचनाओं की शेप कैसी होती है, आकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उन सभी स्ट्रक्चर्स का नाम बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। बैथोलिथ नंबर 1, सेकेंड वन इज लैकोलिथ, number 3 is फैकोलिथ, number 4 लोपोलिथ, and number 5 सिल एंड डाइक, सिल तथा डाइक। तो कुल मिलाकर के ये 5 संरचनाएं, 5 स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो हमें देखने को मिलता है कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो हैं, इन संरचनाओं का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बैथोलिथ। तो मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार फिर से सुन लो, कि अगर अर्थ के इंटीरियर में एक इस तरीके की डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, एक
गुंबदाकार संरचना बन जाए मैग्मा के इकट्ठे होने से, ठंडे और ठोस होने से, तो ये जो आप डोम शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो गुंबदाकार संरचना देख रहे हो, इसी गुंबदाकार संरचना को क्या कहा जाता है? बैथोलिथ कहते हैं। तो मतलब अगर हमसे सवाल पूछा जाएगा कि बैथोलिथ किस प्रकार की संरचना होती है, तो हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे? डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये डायग्राम बना लेंगे और लिख लेंगे कि डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, गुंबदाकार संरचना होती है। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसकी जो साइड्स हैं, ये जो साइड वॉल्स हैं, इनका ढलान कैसा है? तीव्र ढलान। तो एक चीज हम क्या लिखते हैं? स्टीप साइड वॉल्स, तीव्र ढलान वाले किनारे। और दूसरी चीज आप देख रहे हो, ये जो अपर सरफेस है, ऊपरी सतह, ये फ्लैट ना होकर के इररेगुलर है, अनइवन, उबड़ खाबड़। तो ये दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है कि अनइवन अपर सरफेस, अनियमित ऊपरी सतह। तो ये हो गया जो बैथोलिथ का मतलब होता है, वो हम लोगों ने देख लिया। अब बैथोलिथ के बाद अगर हम दूसरा देखें कि व्हाट इज लैकोलिथ, तो देखना ध्यान से आप लोग, एक डायग्राम बना करके मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे अगर हम माने कि हमारी अर्थ के इंटीरियर में, पृथ्वी के अंदर, ये चट्टानों की कुछ परतें हैं, रॉक लेयर्स हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इमेजिन करना, आप लोग थोड़ा सा अज्यूम करना कि नीचे से गैसेस और मैग्मा अगर ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो वो गैसेस और मैग्मा इन चट्टानों की परतों को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो अब हम इमेजिन करते हैं कि नीचे से जब मैग्मा ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, तो ये ऊपर की चट्टानों को तोड़ता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर एक ऐसी चट्टानों की परत मिल जाए जो टूटे ना, जो ब्रेक ना हो, बल्कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाए, मुड़ जाए, तो हम मान लेते हैं कि जो ऊपर वाली लेयर है, ये इस तरीके से क्या हो गई? सिंपली बेंड हो गई, मुड़ गई। और बाकी नीचे की ये जो चट्टानें हैं, ये नीचे की चट्टानें क्या हो गई हैं? ब्रेक हुई हैं, टूटी हैं। तो अब आप नोटिस करोगे कि अगर मैग्मा ऊपर की तरफ चलता हुआ आ रहा था और ये वाली लेयर अपवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो गई, तो जब इस पूरे स्पेस में मैग्मा एक्यूमुलेट होगा, इस तरीके से जब मैग्मा इकट्ठा होगा, तो क्या बन जाएगा? एक मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? एक मशरूम जैसी आकृति बनेगी। और इसी मशरूम जैसी आकृति को क्या नाम देते हैं हम? लैकोलिथ बोलते हैं। तो लिख लीजिए कि लैकोलिथ इंडिकेट्स मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर, मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर। लैकोलिथ मशरूम की आकृति की संरचना को दर्शाता है, मशरूम की आकृति की संरचना को दर्शाता है। नेक्स्ट, लैकोलिथ के बाद जो अगली संरचना है फैकोलिथ। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को फैकोलिथ को एक डायग्राम से समझाता हूं। जैसे अगर हम माने कि ये फोल्ड माउंटेन का एक रीजन है, ठीक है?
हमने मान लिया ये वलित पर्वत का एक क्षेत्र है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वलित पर्वतों के क्षेत्र में चट्टानों की जितनी भी परतें होती हैं वो सब की सब क्या हो जाती हैं, इस तरीके से बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो आप इसी तरीके से बना लीजिए कि ये जो रॉक लेयर्स हैं ये ऐसे बेंड हो गई हैं। ठीक, अब आप इमेजिन करिए कि अगर इन परतों के बीच मैग्मा का एक्यूमुलेशन, मैग्मा का एकत्रीकरण इस तरीके से हो। ठीक है, ये फोल्डेड जो रॉक लेयर्स हैं, ये मुड़ी हुई चट्टानों की जो परतें हैं, इनके बीच में अगर मैग्मा एक्यूमुलेट होता है तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एक लहर नुमा, एक तरंग नुमा संरचना बनेगी। और इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। तो फैकोलिथ आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, तो आप बोलोगे वेव लाइक स्ट्रक्चर, तरंग नुमा संरचना। और कहां पर बनेगी, जहां पर चट्टानें मुड़ी हुई होंगी, जहां पर चट्टानें फोल्डेड होंगी। तो ये हमारा हो गया फैकोलिथ। नाउ आफ्टर फैकोलिथ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज लोपोलिथ। अब लोपोलिथ को आप फिर एक डायग्राम से समझिए कि अगर हम माने किसी क्षेत्र के अंदर जो चट्टानों की परतें हैं वो इस तरीके से नीचे की ओर मुड़ी हुई, इनको हम क्या बोलते हैं, सबसाइडेड रॉक्स हैं। सबसिडेंस का मतलब होता है नीचे की तरफ चट्टानों का मुड़ जाना, अवतलन कहते हैं हिंदी में। तो आप जरा सोचिए कि अगर किसी जगह पर चट्टानों की परतें ऐसे नीचे की तरफ मुड़ी हुई हैं और फिर इन परतों के बीच में मैग्मा इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया आकर के, क्या बन रहा है यहां पर, एक बोल शेप्ड स्ट्रक्चर, एक सॉसर शेप्ड स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये जो एक सॉसर शेप्ड स्ट्रक्चर बना, एक तश्तरी नुमा जो संरचना बनी है, इसी तश्तरी नुमा संरचना को क्या कहा जाता है, लोपोलिथ कहा जाता है। सो लोपोलिथ इज सॉसर शेप्ड स्ट्रक्चर, तश्तरी नुमा संरचना होती है। अब बचती है लास्ट, सिल एंड डाइक। सो सिल एंड डाइक क्या होते हैं, एक बार फिर से एक डायग्राम बनाएंगे और उससे समझेंगे। देखो सिल एंड डाइक का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम मान लें कि ये रॉक लेयर्स हैं, चट्टानों की परतें, ठीक है, ध्यान से इधर सभी लोग देखिए। अब इन परतों के बीच में अगर हमें दो तरीके की कैविटीज मिले, दो तरीके के गैप मिले, कैसे, एक हम डायग्राम बना करके बोलें कि एक ये स्पेस है जो अर्थ सरफेस के पैरेलल है और एक ये स्पेस है जो अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों कैविटीज में आप अज्यूम कर लीजिए कि इन दोनों कैविटीज में आकर के मैग्मा एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया। तो यहां पर दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक
लेयर्ड स्ट्रक्चर, परतनुमा संरचना। और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप बोलेंगे पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के समानांतर है ये। और दूसरा, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो संरचना बन रही है, इसको आप क्या लिखोगे, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, स्तंभ नुमा संरचना। और ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, ये स्तंभ नुमा संरचना कैसा है, इसको हम लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के लंबवत। तो इनमें से ये जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है डाइक। ये जो एक पिलर जैसा बन गया है, इसे क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। और ये जो परतनुमा संरचना बनी है, इसको क्या कहा जाता है, सिल कहा जाता है। तो सिल एंड डाइक, एक को हम बोल रहे हैं कि वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, परतनुमा संरचना है, और दूसरी को हम बोल रहे हैं कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, स्तंभनुमा संरचना है। अगर इतनी चीजें आप याद रख लेते हो, तो यहां से क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है। और प्रीलिम्स में आपसे बस यही चीज पूछी जाएगी कि बैथोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, ये किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहां तक सब कुछ? बढ़े आगे। तो इग्नियस रॉक्स कंप्लीट हुआ हमारा। हेडिंग बनाएंगे अब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें। देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें, जैसा कि हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि हम रॉक्स को, चट्टानों को जो डिफाइन कर रहे हैं, वो उनकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि यहां पर ऐसी चट्टानों की बात हो रही है जिन चट्टानों का फॉर्मेशन, निर्माण होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन। ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण अनाच्छादन की प्रक्रिया से होता है। डेन्यूडेशन जब हम बोलते हैं तो सुनिए ध्यान से कि व्हाट इज डेन्यूडेशन। आप बोलेंगे कि डेन्यूडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जो 3 सब प्रोसेसेस को इंक्लूड करती है, 3 उप प्रक्रियाओं को सम्मिलित करती है। क्या होती हैं वो 3 उप प्रक्रियाएं? नंबर 1 इज वेदरिंग, अपक्षय। क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि जब आप वेदरिंग बोलते हो तो वेदरिंग में हम क्या बोलते हैं, इन सिटू डिसइंटीग्रेशन, यानी कि चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूट जाना। अब थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग सुन करके थोड़ा सा सोचिए कि अगर किसी नदी, मान लो कोई पहाड़ी नदी है, पर्वतीय क्षेत्रों में बह रही है, पानी तेजी से बहता है, उस नदी के अंदर एक बड़ा सा पत्थर है, तो नदी कितना भी तेज बहती हो, लेकिन वो कोई किसी
विशालकाय पत्थर को अपने साथ बहा करके नहीं ले जा पाएगी। अब अगर हम मान लें कि वो पत्थर टूटना शुरू होता है, किस प्रक्रिया से? वेदरिंग से, अपक्षय से। और जब पत्थर टूटेगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। अब पत्थर जब टूटा उन छोटे छोटे टुकड़ों में, तो आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि नदी का पानी अभी तक उस पूरे पत्थर को तो नहीं हटा पा रहा था, लेकिन उन छोटे छोटे टुकड़ों को अब वो क्या कर सकता है? अपने साथ बहा के लेके जा सकता है। यानी कि जब किसी जगह की चट्टानें टूट जाती हैं, वेदरिंग हो जाती है, तो वेदरिंग के बाद अगली चीज जो हमें देखने को मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? एरोजन, अपर्दन। एरोजन देखो क्या है? एरोजन को, अपर्दन को आप सीधे सीधे लिखोगे रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। पदार्थों को हटाया जाना, लिखो, नोट करो, पदार्थों को हटाया जाना तथा उनका परिवहन। पदार्थों को हटाया जाना तथा उनका परिवहन, इस चीज को क्या कहा जाता है? इरोजन, अपर्दन। और लास्ट में क्या बात आएगी? मान लीजिए कि पत्थर के टूटने से जो टुकड़े बने थे, नदी के पानी ने उन्हें हटाया, रिमूव किया, और फिर नदी का पानी उन्हें अपने साथ बहा करके लेके जा रहा है। तो किसी ना किसी जगह पर जाकर के पानी उन टुकड़ों को जमा करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा तो होगा नहीं कि नदी का पानी जो है वो इनफाइनाइटली उन पत्थर के टुकड़ों को अपने साथ बहाता रहेगा। जहां पर जाकर के पानी धीमा हो जाएगा, स्लो, तो धीमा होने का मतलब क्या है? धीमा होने का मतलब है कि चीजों को बहा के ले जाने की उसकी जो क्षमता है, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है, परिवहन करने की क्षमता, वो घट जाएगी। और परिवहन करने की क्षमता अगर घट जाती है तो वो उन मटेरियल्स को इकट्ठा करेगा, जमा करेगा, और जिसे आप क्या कहोगे? डिपोजिशन, निक्षेपण। तो डिपोजिशन का, निक्षेपण का मतलब हो जाएगा एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स, परिवहित पदार्थों का एकत्रीकरण, परिवहित पदार्थों का एकत्रीकरण। ये जो तीनों की तीनों प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस आप लोग देख रहे हो, इन्हीं प्रक्रियाओं से किसका निर्माण होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो मतलब ये हुआ कि जो पुरानी चट्टानें हैं, वो पुरानी चट्टानें टूटी, टूट करके जो मटेरियल बना, जो पदार्थ बना, उन पदार्थों को किसी एजेंट ऑफ इरोजन ने, किसी अपर्दन के कारक ने, और अपर्दन के कारक में कौन कौन आएगा? विंड्स, वाटर, ग्लेशियर्स, कोई भी उन मटेरियल्स को क्या करेगा? रिमूव करेगा, हटाएगा, फिर उन्हें अपने साथ लेकर के जाएगा, और लास्ट में किसी जगह पर क्या कर देगा? इकट्ठा कर देगा, एक्यूमुलेट कर देगा। और जब वो मटेरियल्स इकट्ठा होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, तब जो चट्टान बनेगी वो सेडिमेंट्री। आप लोगों को याद होगा, मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में बताया था टिलाइट, याद है? कहा था कि टिलाइट क्या थे? कि ग्लेशियर्स जो मिट्टी लेकर के आते थे उन्हें जमा कर देते थे। तो इसका मतलब टिलाइट क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टान है। तो निर्माण कैसे होता है ये समझ में आ गया आप लोगों को?
चलो अब निर्माण के बाद हेडिंग बनाएंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज के इन चट्टानों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लिखिए। देखो अगर सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रॉपर्टीज हम लेकर के चलें, विशेषताएं हम लेकर के चलें, तो कल मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, और वो क्या, आप सबसे पहला लिखोगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर जनरली स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अवसादी चट्टानें सामान्य रूप से स्तरीय चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानें सामान्य रूप से स्तरीय चट्टानें होती हैं। और कल मैंने पूरा आप लोगों को समझाया था कि स्तरीय चट्टानों का, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का मतलब, मीनिंग क्या होता है, पढ़ा था हम लोगों ने। तो एक चीज हो गई। दूसरी, अगर आप इनकी विशेषता देखते हो तो आप लिखेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर मोस्टली सॉफ्ट एंड परमिएबल। अवसादी चट्टानें सामान्यतः या अधिकतर मुलायम एवं पारगम्य होती है। मुलायम एवं पारगम्य होती है। तो फिर से जरा इनका रिलेशन आप बताइए केमिकल वेदरिंग के साथ, इनका रासायनिक अपक्षय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये परमिएबल है तो वाटर इनमें एंटर करेगा, और पानी अगर एंटर करेगा तो इनकी केमिकल वेदरिंग इजीली हो सकती है। तो इसीलिए आप यहीं पर क्या लिख लेंगे कि दे आर प्रोन टू द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। यह रासायनिक अपक्षय के प्रति संवेदनशील होती, यह रासायनिक अपक्षय के प्रति संवेदनशील होती हैं। तो ये दो चीजें हम लोगों ने इनके बारे में देख ली। तीसरी प्रॉपर्टी, ये बताइए सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि अगर किसी जगह पर मिट्टी जमा होती है और उस मिट्टी के जमा होने से चट्टानें बनती हैं, तो उस मिट्टी के अंदर पेड़ पौधे जीव जंतु दब सकते हैं और उनके फॉसिल्स बन सकते हैं। तो लिख लीजिए, लिखो, सेडिमेंट्री रॉक्स आर कैरेक्टराइज्ड by the presence of fossils। अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों की उपस्थिति प्राप्त होती है। जीवाश्मों की उपस्थिति प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो फीचर है इनका, जैसे मान लीजिए आप सब लोग ये तो अब जान ही गए हो कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारी पृथ्वी की सतह पर कितने प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, तो आप बोल सकते हो 3 प्रकार की, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। लेकिन अगर आपसे सवाल कभी ये पूछा जाए कि कौन सी चट्टानें अर्थ सरफेस के सबसे ज्यादा एरिया को कवर करती, तो आपका आंसर क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक्स। मोस्ट एक्सटेंसिव रॉक्स हैं हमारी पृथ्वी की सतह की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में नोट करें कि दीज रॉक्स आर
the most extensive rocks of the earth surface, यह चट्टानें पृथ्वी की सतह की सर्वाधिक विस्तृत चट्टानें होती हैं, ये हमने एक चीज देख ली। अच्छा, अगली जो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो एक्चुअली सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक चीज है कि जब हम लोग देखते हैं सेडिमेंटेशन इन वाटर बॉडीज, जलराशियों में अवसादीकरण, सेडिमेंटेशन का मतलब अवसादीकरण का सीधा सा मतलब है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। तो हम ये जो बोल रहे थे कि नदी जो है वो अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके जाती है, तो वो मिट्टी क्या कहला रही है? सेडिमेंट्स हैं, अवसाद हैं। और हम ये बोल रहे हैं कि जब वो अवसाद, जब वो मिट्टी जाकर के किसी वाटर बॉडी में इकट्ठा होगी, वाटर बॉडी यहां पर मतलब लेक हो सकती है, सी हो सकता है, ओशन हो सकता है, तो हम एक चीज देखते हैं कि जब सेडिमेंटेशन होता है वाटर बॉडीज के अंदर, जलराशियों में अवसादों का एकत्रीकरण होता है, तो इसमें हमें एक ऑर्डर देखने को मिलता है, एक क्रम, एक व्यवस्था। जैसे आप थोड़ा सा इमेजिन करना, क्योंकि इमेजिन करके अगर चीज को दिमाग में बिठा लोगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए एक नदी है और वो नदी अपने साथ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी, जिससे हम बोलते हैं क्ले, पत्थरों को लेके जा रही है, रेत को लेकर के जा रही है और चिकनी मिट्टी को। तो जब वो नदी जाकर के महासागर से मिलेगी, नदी बहती हुई गई और जाकर के महासागर से मिल गई, आप मुझे इतना बताइए कि सबसे पहले नदी किसे इकट्ठा करेगी, यानी कि नदी किसे छोड़ेगी? पत्थरों को, रेत को या क्ले को? क्योंकि लॉजिक ये कहता है कि जब पानी धीमा होगा तो जो सबसे भारी है उसे सबसे पहले छोड़ा जाएगा, और जो सबसे हल्का है उसे सबसे बाद में छोड़ा जाएगा। तो हमें, अगर किसी झील में आप जाओगे तो आप एक चीज नोटिस करते होगे कि झील के किनारे पर आपको बजरी मिलती है, पत्थर मिलते हैं। थोड़ा आप अंदर जाओगे तो रेत आपको मिलेगी, और अंदर की तरफ जाओगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि रेत महीन होती जा रही है, फाइन। और जहां सबसे गहरा पानी होगा वहां पर आपको मिलती है क्ले, चिकनी मिट्टी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वाटर बॉडीज के अंदर सेडिमेंटेशन होता है तो उसमें हमें क्या मिलता है? एक ऑर्डर, एक क्रम। और ऑर्डर या क्रम क्या होगा? लिख लीजिए आप लोग, लिखो साइज ऑफ accumulated sediments keeps decreasing with increasing depth of water, with increasing depth of water। हिंदी वाले लिख लें, एकत्रित अवसादों का आकार, एकत्रित अवसादों का आकार जल की गहराई बढ़ने के साथ
जल की गहराई बढ़ने के साथ घटता जाता है। जल की गहराई बढ़ने के साथ घटता जाता है। तो ये हमने देख लिया कि सेडिमेंटेशन इन वाटर बॉडीज जो है वो किस तरीके से होता है। समझ आ गई सारी चीजें। तो ये थी सेडिमेंट्री रॉक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो विशेषताएं हैं, वो हमने देखा। चलिए लास्ट में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। हेडिंग बनाओ सभी लोग, टाइप्स, प्रकार। देखो जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स की बात करते हैं, प्रकारों की, तो सबसे पहला जो कैटेगराइजेशन देखा जाता है वो देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सेडिमेंट्स। अवसादों की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सेडिमेंट्स, अवसादों की प्रकृति के आधार पर। अब बात यह है कि ये अवसादों की प्रकृति का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं आप लोगों को। जैसे एक तरफ अगर हम उदाहरण लें किसका, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। दूसरा आप मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया जाए किसका, जिप्सम। और तीसरा एग्जाम्पल हम ले लें लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तो पहली चीज तो यह है कि ये तीनों सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तीनों अवसादी चट्टानें। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्या ये तीनों चट्टानें एक जैसी हैं, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? देखिए सैंडस्टोन अगर हमसे पूछे कोई कि ये बनता कैसे है, बलुआ पत्थर कैसे बनता है, तो होता यह है, देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहली स्टेज जो होगी वो वेदरिंग होगी, चट्टानों का टूटना। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। जैसे केमिकल वेदरिंग होती है कि चट्टान के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, कोई केमिकल प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया था रस्टिंग, है ना, जंग लग गई और उससे चट्टान टूट गई, वो केमिकल वेदरिंग है। अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, थोड़ा सा सोच के देखना। मान लो कि एक गर्म मरुस्थल है, फॉर एग्जाम्पल अपना राजस्थान, थार डेजर्ट। गर्म मरुस्थलों की एक विशेषता होती है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, कि दिन के समय वहां पर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है एंड इट बिकम्स वेरी हाई। बट जैसे ही अंधेरा होता है, शाम होती है, तापमान उतना ही तेजी से घटता है और रात को मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो क्लाइमेटोलॉजी में समझ लेना। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि ये जो तापमान की इतनी बड़ी रेंज है कि दिन के समय तापमान तेजी से बढ़ा और रात के समय तेजी से घट गया, जो बाहर पत्थर पड़े होते हैं उनके ऊपर इसका क्या असर होता होगा। अब सोचिए आप लोग कि वो पत्थर दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और हम जानते हैं कि जब भी किसी चीज को आप गर्म करते हो तो वो एक्सपेंड करती है। तो पत्थरों में क्या होता है, एक्सपेंशन। और रात के समय वो पत्थर तेजी से ठंडे होते हैं, ठंडे होंगे तो उनमें क्या होगा। अब सोचो कि हर दिन
उन पत्थरों में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इससे अल्टीमेटली क्या होता है, उन पत्थरों के अंदर क्रैक्स पड़ जाती हैं, दरारें बन जाती हैं। और जब क्रैक्स पड़ती हैं, दरारें बनती हैं, तो इसका एंड रिजल्ट, इसका अंतिम परिणाम ये होता है कि पत्थर टूट जाते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो पत्थरों के अंदर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ और पत्थर टूट गए, क्या हम इसे केमिकल वेदरिंग बोल सकते हैं? सोच समझ के तब जवाब दीजिएगा। कह सकते हैं। एक बात बताओ, ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से क्या पत्थर का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ? कुछ रासायनिक संगठन में बदलाव आया? नहीं आया ना। तो फिर केमिकल वेदरिंग कैसे कहेंगे हम इसको? केमिकल वेदरिंग का तो मतलब यही है ना कि कोई केमिकल चेंज हो, कोई रासायनिक परिवर्तन हो। यहां पर तो पत्थर के अंदर सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा था, भौतिक परिवर्तन हो रहा था कि पत्थर थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया, फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि वेदरिंग का एक और प्रकार होता है और उसे हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग, भौतिक अपक्षय। तो ये जो पत्थर का टूटना है, तापमान बदलने से, प्रसार और संकुचन होने से, इसे हम क्या कहेंगे? भौतिक अपक्षय कहेंगे। ठीक है। अब उसी भौतिक अपक्षय से आप देखते हो रेत बनती है। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचने का प्रयास किया कि मरुस्थलों में जब भी हम डेजर्ट सोचते हैं तो हमारे दिमाग में रेत के टीले आते हैं, हमारे जो इमेज क्रिएट होती है वो क्या होता है? रेत है, सैंड ड्यून्स। तो कभी ये सोचा कि वो रेत आई कहां से? इसी वेदरिंग से आती है। वो पत्थर छोटे छोटे ब्लॉक्स में टूटते हैं, फिर वो ब्लॉक्स और छोटे ब्लॉक्स में टूटते हैं, और अल्टीमेटली टूटते टूटते लास्ट में क्या बन जाते हैं? ग्रेन्यूल्स, कण। और उन्हीं कणों को हम क्या कह देते हैं? सैंड है। तो अब बात यह है कि ये जो सैंडस्टोन बनता है, ये किससे बनता है? रेत से। जब रेत के कण आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब रेत के कणों को जब कोई जोड़ने वाला सीमेंटिंग एजेंट मिल जाता है, जैसे चिकनी मिट्टी की बात कर रहा था ना मैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो चिकनी मिट्टी होती है वो रेत को जोड़ देती है, और जब वो जुड़ जाती है रेत, तब जो पत्थर बनता है वो क्या कहलाता है? सैंडस्टोन। तो इसका मतलब सैंडस्टोन जिन सेडिमेंट से बना, वो सेडिमेंट्स किस प्रकार की वेदरिंग से बने? फिजिकल वेदरिंग से। दूसरा है जिप्सम। ये जो जिप्सम बनता है, ये जिप्सम केमिकल प्रोसेसेस से बनता है, मतलब इसके बनने में किसी फिजिकल प्रोसेस का कोई योगदान नहीं होता, रासायनिक प्रक्रियाओं से बनता है। तो अब ये जिन मटेरियल से फॉर्म हुआ, वो मटेरियल्स किस प्रक्रिया से बन करके आए? केमिकल वेदरिंग से। नाउ व्हाट अबाउट लाइमस्टोन, चूना पत्थर? क्या लगता है चूना पत्थर कैसे बना होगा? एनी आइडिया? कोई जुगाड़? ये जो लाइमस्टोन रॉक्स हमारी पृथ्वी पर बनी है, ये एक्चुअली आप बोलोगे एनिमल्स से बनी है, जीव जंतुओं से। जीव जंतुओं की हड्डियों में, बोन्स में जो कैल्शियम होता है,
वो कैल्शियम जब उनकी डेथ हो जाती है और स्केलेटन जब डिकम्पोज होना शुरू होता है, तो जो कैल्शियम है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। और फिर जो कैल्शियम ऑक्साइड है दैट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है। CO2 फर्स्ट गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। CO2 पहले पानी में घुलती है, बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। और फिर हम देखते हैं CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2CO3 रिएक्ट करते हैं। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो बन करके तैयार होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और वही कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइमस्टोन की जो ओरिजिन है वो कैसी है? बायोलॉजिकल है, जैविक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नेचर ऑफ सेडिमेंट्स के बेसिस पर, अवसादों की प्रकृति के आधार पर आप अवसादी चट्टानों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो: फिजिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड एंड बायोलॉजिकली फॉर्म्ड। ठीक है, तो चलिए इन तीनों कैटेगरीज को देख लेते हैं हम लोग। तो नेचर ऑफ सेडिमेंट्स के बेसिस पर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप लोग लिख लेंगे: फिजिकली फॉर्म्ड, भौतिक रूप से निर्मित। दूसरा आप लिखेंगे केमिकली फॉर्म्ड, रासायनिक रूप से निर्मित। और तीसरा आप लिखेंगे बायोलॉजिकली फॉर्म्ड, जैविक रूप से निर्मित। बायोलॉजिकली फॉर्म्ड, जैविक रूप से निर्मित। तो यहां पर हम सीधे सीधे एक चीज लिख सकते हैं। आप लिखिए कि सेडिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ फिजिकल वेदरिंग। सेडिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ फिजिकल वेदरिंग। अवसाद भौतिक अपक्षय से निर्मित होते हैं। अवसाद भौतिक अपक्षय से निर्मित होते हैं। केमिकली फॉर्म्ड में आप लिख लीजिए कि सेडिमेंट्स get formed due to chemical changes in old rocks। अवसादों का निर्माण, अवसादों का निर्माण पुरानी चट्टानों में रासायनिक परिवर्तनों से होता है। पुरानी चट्टानों में रासायनिक परिवर्तनों से होता है। और बायोलॉजिकली फॉर्म्ड में आप क्या लिख लोगे? लिखिए सेडिमेंट्स आर सप्लाइड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। अवसादों की आपूर्ति, अवसादों की आपूर्ति पौधों तथा जीव जंतुओं के द्वारा की जाती है। अवसादों की आपूर्ति पौधों तथा जीव जंतुओं के द्वारा की जाती है। उदाहरण मैंने यहां पर बता दिया आपको कि यहां पर आप एग्जाम्पल के तौर पर सैंडस्टोन लिख सकते हो। ठीक, या सैंडस्टोन के अलावा और अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हो तो आप कॉन्ग्लोमरेट लिख लेंगे। ठीक है, शेल लिख लेंगे, क्ले आप लिख लेंगे। तो ये सब की सब किस प्रकार की चट्टाने हैं? फिजिकली फॉर्म्ड। आप
केमिकली फॉर्म्ड के अगर एग्जांपल्स लिखना चाहते हो तो यहां पर जिप्सम मैंने बताया और रॉक सॉल्ट, ठीक है, रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट को आप एग्जांपल लेकर के चल सकते हो। और बायोलॉजिकली फॉर्म्ड में एक आपने उदाहरण लिया लाइमस्टोन, चूना पत्थर, और इसके अलावा कोयला। तो कोयला जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, उससे हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक बायोलॉजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक भी है। ठीक, क्लियर है यहां पर सारी चीजें? हाँ, सेंधा नमक जिसे बोलते हो वो अवसादी चट्टान ही होती है, चट्टान चाट लेते हैं हम लोग। मैं टेंशन में लग रहा था कि सेंधा नमक वही वाला होता है क्या। अच्छा, ये तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो सेडिमेंट्स हैं वो कहां से आए, कैसे बने, इसके आधार पर सेडिमेंट्री रॉक्स को हमने क्या किया, डिवाइड किया। एक चीज और पढ़ लीजिए, हेडिंग बनाइए, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्सिबल एजेंट ऑफ इरोजन, on the basis of responsible agent of erosion, उत्तरदायी अपरदन के कारक के आधार पर, उत्तरदायी अपरदन के कारक के आधार पर। देखो, इस आधार पर आप सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहला एक्वस रॉक्स, जलीय चट्टानें, एक्वस, जलीय। दूसरा एओलियन रॉक्स, एओलियन, पवन निर्मित, एओलियन पवन निर्मित चट्टानें। और तीसरा जिसको हम कहते हैं ग्लेशियल, ग्लेशियल रॉक्स, हिमानीकृत चट्टानें, ग्लेशियल रॉक्स, हिमानीकृत चट्टानें। तो किस एजेंट ऑफ इरोजन ने चट्टान को बनाया, इसके आधार पर चट्टानों को एक्वस, एओलियन और ग्लेशियल में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो आई थिंक नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि एक्वस आप कब बोलोगे, जब फॉर्मेशन जो है, निर्माण जो है, वो कौन करेगा, सरफेस वाटर, सतही जल। और क्यों मैंने सतही जल लिखा दिया, क्योंकि अगर आप सिर्फ नदियां लिखते तो आप जो है महासागरीय जल का जो डिपोजिशन होता है, जो निक्षेपण होता है, उसको आप छोड़ देते। तो आप सीधे सीधे लिखिए सरफेस वाटर, सतही जल। और अगर थोड़ा सा इसको आप और मतलब ब्रॉड करना चाहें तो एक चीज आप और लिख सकते हैं सरफेस वाटर के साथ, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। क्यों? एक टोपोग्राफी होती है जिसको हम बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी, सुना है नाम, कार्स्ट स्थलाकृति। जो कार्स्ट स्थलाकृति है, अगर आप देखोगे ये जो हमारा यूरोप है, ठीक है, इसमें अगर हम देखें ये इटली है, इटली के ईस्ट कोस्ट पर यहां पर हमें एड्रियाटिक सी मिलता है,
एड्रियाटिक सी के ईस्ट कोस्ट पर यहां पर एक कार्स्ट रीजन है, कार्स्ट क्षेत्र है, जहां पर चूना पत्थर की चट्टानें मिलती हैं, लाइमस्टोन रॉक्स। और वहां पर क्या होता है कि वो चूना पत्थर पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, घुलता है, और पानी में घुलने की वजह से वहां पर होल्स डेवलप हो जाते हैं, रॉक्स में कैविटीज डेवलप हो जाती हैं, और उन्हीं होल्स और कैविटीज को क्या कह दिया गया है, कार्स्ट टोपोग्राफी। तो ये भी तो पानी बना रहा है ना, लेकिन ये पानी सरफेस पर बहने वाला पानी नहीं होता है। ये पानी सरफेस पर बहते बहते कहां चला जाता है, चट्टानों के अंदर, और फिर चट्टानों के अंदर फ्लो करता है। तो यानी कि आप इस प्रकार के पानी को क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड वाटर। जैसे अजंता एलोरा केव्स, सुना है ना, कैसे बनी वो गुफाएं? तो वो जो केव्स हैं वो लाइमस्टोन रॉक्स में ही बनी है। और कैसे बनी है कि बारिश का पानी पहाड़ों की चट्टानों से होकर के जब नीचे जाता है, और अंदर अगर कहीं पर लाइमस्टोन रॉक्स हो, चूना पत्थर की चट्टानें हो, तो जब वो उन चट्टानों के क्षेत्र में पहुंचेगा तो उन चट्टानों को धीरे धीरे डिसॉल्व करेगा, हटाएगा, और हटते हटते जिस पूरे क्षेत्र में लाइमस्टोन की चट्टानें थी वो एक वॉइड बन जाएगा, एक ओपन स्पेस बन जाएगा, और उसी को आप क्या कह दोगे, केव। तो केव्स की प्रेजेंस इस कार्स्ट टोपोग्राफी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो जब हम बोल रहे हैं एक्वस, तो हमने बोला सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। दूसरा एओलियन, तो एओलियन का फॉर्मेशन कौन, सीधी सी चीज लिख लीजिए, फॉर्मेशन बाय विंड्स, पवनों के द्वारा निर्माण। तो अगर हवाएं जो है वो निर्माण कर दें, पवनों के द्वारा अगर निर्माण हो जाए, तो उसे क्या कह देंगे आप, एओलियन रॉक्स कहेंगे। जैसे आप लोगों ने अगर ये शब्द कभी सुना हो, लोयस, सुना है लोयस? नहीं, लोयस जो होता है उसको हम कहते हैं एक सैंडी प्लेन, रेतीला मैदान। देखो मैं आपको एक एक कंडीशन लेकर के समझाता हूं। जैसे मान लो कि कहीं पास में एक डेजर्ट हो, मरुस्थल हो, तो होता यह है कि किसी मरुस्थल से जो हवाएं आती हैं ना, जो विंड्स आती हैं, वो हवाएं अपने साथ रेत उड़ा के लेके आती हैं। ये तो इतना तो समझ सकते हो, अगर किसी इलाके में रेत फैली हुई है और वहां से विंड्स चल करके आएंगी तो अपने साथ रेत तो लाएंगी ना। अब कहानी ये होती है कि जो मोटी रेत होती है, बड़े आकार वाली, उस रेत को हवाएं बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं ले जा पाती क्योंकि वो भारी है, तो वो तो वहीं डेजर्ट के आसपास ही छूट जाती है। जो फाइन सैंड होती है, महीन रेत, उसको हवाएं काफी ज्यादा दूर तक उड़ा के लेके जाती हैं और फिर क्या कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं। ऐसे ही लगातार रेत के आने और इकट्ठा होने से एक रेतीला मैदान बन जाता है, और उसी रेतीले मैदान को क्या कहते हैं, लोयस कहते हैं। तो इसका मतलब लोयस के अंदर जो चट्टानें मिलती हैं वो किस प्रकार की होंगी, एओलियन, क्योंकि उसका निर्माण किसने किया, विंड्स ने किया। क्लियर है? और लास्ट में अगर हम बात कर रहे हैं ग्लेशियल रॉक्स की, तो इसका सीधा सा मतलब होगा फॉर्मेशन बाय ग्लेशियर्स, हिमनदों के द्वारा निर्माण, हिमनदों के द्वारा निर्माण। तो जो ठंडे इलाके होते हैं, जहां पर
ना तो विंड्स इफेक्टिव होती हैं और ना ही सरफेस वाटर इफेक्टिव होता है, तो वहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कौन करेगा? जैसे मान लो आपसे पूछा जाए सब पोलर रीजन्स, उप ध्रुवीय क्षेत्र, जहां पर साल में लगभग लगभग 10 महीने तापमान जो है वो माइनस में रहता है, क्या वहां पर नदियां इरोजन कर पाएंगी? कॉमन सेंस लगाओ, अगर 10 महीने तापमान माइनस में है तो नदियां तो फ्रोजन फॉर्म में रहेंगी ना, जमी रहेंगी। और अगर पूरी सतह पर बर्फ जमी हुई है तो क्या विंड्स चट्टानों पर अपना इंपैक्ट डाल पाएंगी? नहीं। तो वहां पर कौन ऑपरेट करेगा? ग्लेशियर्स। और जब ग्लेशियर्स सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे तो उसे आप ग्लेशियर रॉक्स कह दोगे। समझ आ गई बात? सारी चीजें क्लियर है सब कुछ? क्या अवसादी चट्टानों की कितने प्रकार हमें देखने को मिलते हैं? चलो अब लास्ट जो रॉक्स हैं, हेडिंग बनाओ आप लोग, मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टानें। मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टानें। देखिए, जब हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करते हैं, रूपांतरित चट्टानों की बात करते हैं, तो आप लिखेंगे कि यहां पर ऐसी चट्टानों की बात हो रही है, ऐसी रॉक्स की बात हो रही है जिनका फॉर्मेशन होता है कैसे? फॉर्मेशन ड्यू टू चेंजेस इन ओल्ड रॉक्स। सीधे सीधे एक लाइन लिखिए, ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण पुरानी चट्टानों में परिवर्तन से होता है। पुरानी चट्टानों में परिवर्तन से होता है। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक है चेंज और दूसरा है ओल्ड रॉक्स। देखिए, अगर आप ओल्ड रॉक्स की बात करते हो तो ओल्ड इग्नियस रॉक्स भी हो सकती हैं, पुरानी आग्नेय चट्टानें भी हो सकती हैं, ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकती हैं, पुरानी अवसादी चट्टानें भी हो सकती हैं, और साथ ही साथ आप बोलोगे ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हो सकती हैं, पुरानी रूपांतरित चट्टानें भी हो सकती हैं। हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी पुरानी चट्टान में बदलाव हो गया तो उस बदलाव से, उस परिवर्तन से जो नई रॉक, नई चट्टान बनेगी, वो क्या कहलाएगी? मेटामॉर्फिक। तो अब एक चीज बताता हूं आप लोगों को कि जब ये परिवर्तन किसी इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक में होता है तो इस परिवर्तन को नाम दिया जाता है क्या? मेटामॉर्फिज्म, रूपांतरण कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज मेटामॉर्फिज्म, क्या बताएंगे? सीधे सीधे बोलोगे कि मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? चेंज होता है। किसमें चेंज? आइदर इग्नियस रॉक्स में या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में। और इस चेंज से होता क्या है? तो हम बोलेंगे इस चेंज से क्या बनती है? मेटामॉर्फिक चट्टानें बनती हैं। क्लियर? अब अगर यही परिवर्तन पुरानी मेटामॉर्फिक चट्टानों में हो जाए, यानी कि एक ऐसी मेटामॉर्फिक रॉक जो काफी समय पहले बनी थी, अब उसमें दोबारा से परिवर्तन हो रहा है, तो आप ध्यान रखोगे
कि इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे आप? रीमेटामॉर्फिज्म, पुनः रूपांतरण। क्योंकि एक बार मेटामॉर्फिज्म ऑलरेडी हो चुकी है, अब दोबारा से हो रही है, तो इसीलिए रीमेटामॉर्फिज्म, पुनः रूपांतरण कहलाएगा। क्लियर कि मेटामॉर्फिज्म क्या होती है, रीमेटामॉर्फिज्म क्या होती है, ये हम लोगों ने देखा। अब एक चीज और है, हम बार बार यहां पर बोल रहे हैं चेंज। किस चीज में चेंज? कैसा चेंज? कोल से डायमंड। ओके, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लो। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि हमारा हिमालय किससे बना था? सॉफ्ट एंड इलास्टिक रॉक से। यही तो पढ़े थे हम लोग कि सेडिमेंट टेथिस सागर के अंदर मुलायम चट्टाने, प्रत्यास्थ चट्टाने इकट्ठा हुई, फिर वो फोल्ड हुई, उनसे हिमालय बना। आप में से कोई हिमालय गया है कभी घूमने के लिए? एनीवन? नैनीताल गए हो? नैनीताल गए हो? सोच रहे हैं किसी दिन टाइम देखकर आत्महत्या कर ली जाए। अरे नैनीताल पहुंच गए तो पहाड़ पे ही पहुंच गए ना, चोटी पे जाने की जरूरत थोड़ी है, वो पहाड़ ही है। हाँ नहीं, ठीक 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 ठीक। गए होगे वहां पर तो पत्थर आप देखोगे। आप में से कोई भी अगर जाना कभी, तो देखना वहां के जो पत्थर हैं, ना तो आज वो सॉफ्ट है और ना ही इलास्टिक है। कैसे? हार्ड, कठोर। अब की जाना तो एक उठा के मार के देखना है ना, रिसर्च हो जाएगी। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आपने बोला हिमालय बनना शुरू हुआ था सॉफ्ट मटेरियल से, आज कैसा है? हार्ड है। हिमालय बनना शुरू हुआ था इलास्टिक मटेरियल से, आज नॉन इलास्टिक है। तो परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर परिवर्तन हुआ है और आज आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि हिमालय में जो चट्टानें मिलती हैं वो कैसी चट्टानें हैं, तो आप गलती से भी सेडिमेंट्री रॉक्स टिक मत कर दीजिएगा। सेडिमेंट्री तब थी जब हिमालय बनना शुरू हुआ था। आज वो चट्टानें कैसी हैं? मेटामॉर्फिक है। अब ये जो आपने देखा कि सॉफ्ट हार्ड में बदल गई, इलास्टिक नॉन इलास्टिक में बदली, ये बताओ ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? फिजिकल है ना, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं? बदल गई। दूसरी चीज, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। हम एक चीज देखते हैं कि अगर इस लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन हो जाए कार्बोनिक एसिड की, तो जब लाइमस्टोन के साथ कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन होती है तो बन जाता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है? ये है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल गया तो ये किस प्रकार का चेंज हुआ? केमिकल चेंज हुआ। तो आप यहां पर ध्यान ये रखोगे
कि जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, ये परिवर्तन दो तरीके का हो सकता है। पहला, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन, और दूसरा क्या हो सकता है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक विशेषताओं में परिवर्तन। तो मतलब सिंपल ये है कि अगर कहीं पर पुरानी चट्टानें हैं और उन पुरानी चट्टानों की भौतिक विशेषताएं या रासायनिक विशेषताएं बदल जाएं, तो जो नई चट्टान बनेगी वो क्या कहलाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगी, रूपांतरित चट्टान कहलाएगी। क्लियर? अब एक चीज और ध्यान रखना कि जब चट्टानों की भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन होता है तो इसको लिखा जाता है फिजिकल मेटामॉर्फिज्म। क्या लिखते हैं, भौतिक रूपांतरण, फिजिकल मेटामॉर्फिज्म। और दूसरा, जब रासायनिक विशेषताएं बदलती हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है केमिकल मेटामॉर्फिज्म, यानी कि रासायनिक रूपांतरण। तो इसका मतलब मेटामॉर्फिज्म की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, फिजिकल मेटामॉर्फिज्म और केमिकल मेटामॉर्फिज्म। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार की विशेषताएं जो हैं वो बदली हैं। और जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टीज दोनों ही एक साथ चेंज होती हैं। मतलब जब भी चट्टानों में बदलाव होता है तो फिजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं और केमिकल चेंजेस भी। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, किस प्रोसेस से बनती हैं, यहां तक क्लियर है। अब आगे जो हम लोगों को डिस्कशन करना है वो किसके बारे में है, मेटामॉर्फिज्म के बारे में। तो एक हेडिंग बनाइए आप लोग, मेटामॉर्फिज्म रूपांतरण। देखो, रूपांतरण में हम लोगों ने ये चीज तो देख ली कि चेंज होता है, परिवर्तन होता है। अब थोड़ा सा एक चीज ये भी समझिए आप लोग कि ये जो हम लोग मेटामॉर्फिज्म के अंदर, रूपांतरण के अंदर पढ़ रहे हैं कि देयर इज चेंज इन प्रॉपर्टीज, विशेषताओं में परिवर्तन है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए ना कि क्यों या फिर कैसे। भाई, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज अपने आप तो नहीं बदल जाएंगी ना, कोई ना कोई तो ऐसा कारक होगा, कोई ना कोई तो ऐसा फैक्टर होगा जो विशेषताओं को क्या करेगा, बदलेगा, रूपांतरित करेगा। तो जब सवाल ये आता है कि ये विशेषताओं में परिवर्तन क्यों या कैसे, तो इसका आंसर हमें मिलता है एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि अत्यधिक दबाव या तापमान के लगने से, अत्यधिक तापमान या दबाव के लगने से। मतलब जैसे हम लोग हिमालय की बात कर रहे थे,
कि हिमालय की चट्टानों में रूपांतरण हुआ है? कारण बताएगा कोई, क्यों हुआ रूपांतरण? जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ, तो उस कन्वर्जेंस से टेथिस सागर के सेडिमेंट्स पर क्या लगा होगा? प्रेशर। और उसी प्रेशर की वजह से, उसी दबाव की वजह से चट्टानों की विशेषताएं क्या हो गई? बदल गई। तो यही कारण है कि हम प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कह देते हैं? इनको आप लिख सकते हो कि ये दबाव और तापमान, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, रूपांतरण के कारक। एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म रूपांतरण के कारक कहलाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर है कि मेटामॉर्फिज्म क्यों होती है? जब चट्टानों पर बहुत ज्यादा दबाव लग जाए या जब चट्टानों का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहीं से एक लास्ट पॉइंट और हम निकालते हैं कि मेटामॉर्फिज्म को जब हम स्टडी करते हैं, रूपांतरण को जब हम पढ़ते हैं, तो हम एक चीज देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्सिबल एजेंट, उत्तरदायी कारक के आधार पर, उत्तरदायी कारक के आधार पर मेटामॉर्फिज्म जो होती है, रूपांतरण जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक थर्मल मेटामॉर्फिज्म, तापीय रूपांतरण, और दूसरा डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, यानी कि गतिक रूपांतरण। सो वन इज थर्मल, तापीय, एंड सेकेंड वन इज डायनामिक, गतिक। थर्मल का मतलब, थर्मल का सीधा सा मतलब है कि यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट होगा, उत्तरदायी कारक जो होगा, वो क्या होगा? हीट, ऊष्मा। डायनेमिक की अगर आप बात कर रहे हो, तो डायनेमिक में आप गतिक में क्या लिखोगे कि यहां पर जो उत्तरदायी कारक होगा, जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट होगा, वो क्या होगा? प्रेशर, दबाव। लेकिन एक दो चीजें और हैं यहां। जैसे हमने बोला कि अगर चट्टानों को बहुत ज्यादा हीट मिल जाए और चट्टानों की प्रॉपर्टीज बदल जाएं, तो इसे हम कहते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। सो देयर इज अ क्वेश्चन कि ये हीट आएगी कहां से, इसका सोर्स क्या होगा? तो अगर थर्मल मेटामॉर्फिज्म में आपसे कभी सोर्स ऑफ हीट पूछ लिया जाए, ऊष्मा का स्रोत, तो आप ऊष्मा के स्रोत में एक चीज तो बोल सकते हो, वॉल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी उद्भेदन। हो सकता है कि नहीं? भाई अंदर से जो लावा निकल करके आता है, वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसका। तो अगर वो किसी रॉक के, किसी चट्टान के कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा, तो उसे वो हीट देगा ना। और अगर हीट देगा, ऊष्मा देगा, तो जिस चट्टान को ऊष्मा मिलेगी उसमें परिवर्तन होगा। और इसके अलावा एक चीज और आप याद रखेंगे कि सोर्स ऑफ हीट जो है,
वो कंप्रेशन भी हो सकता है, संकुचन। जैसे हिमालय, आपसे अगर पूछा जाए हिमालय की चट्टानों में किस प्रकार की मेटामॉर्फिज्म हुई है, तो जनरली आप बोलोगे कि क्योंकि प्रेशर लगा था, और प्रेशर से जो मेटामॉर्फिज्म होती है उसे क्या कहते हैं, डायनेमिक। तो आप सीधे सीधे बोलोगे हाँ डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। डायनेमिक तो हुई है, बट इसके साथ साथ थर्मल भी हुई है, क्योंकि जब आप चट्टानों को कंप्रेस करते हो तो उनका तापमान भी क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। दूसरी चीज, अगर हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म में आए और देखें भाई यहां पर प्रेशर का क्या सोर्स होगा, सोर्स ऑफ प्रेशर, दबाव का स्रोत, तो दबाव का स्रोत आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स, प्लेटों का अभिसरण, कि जब प्लेट्स टकराती हैं, प्लेटों की टक्कर होती है, तो उससे प्लेटों के बीच में जो चट्टानें होती हैं उन पर क्या लगता है, दबाव लगता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर। एक एक पॉइंट और बचा है, वो भी जानिए। देखो ये जो हमारी थर्मल मेटामॉर्फिज्म है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। इसे संस्पर्शीय रूपांतरण, संस्पर्शीय रूपांतरण के नाम से भी जाना जाता है, संस्पर्शीय रूपांतरण के नाम से भी जाना जाता है। Why it is called contact metamorphism? The logic is very simple. सुनो, आप बोल लो ना हीट मिलती है, हमने बोला लावा या मैग्मा चट्टानों को हीट देता है, लेकिन लावा या मैग्मा चट्टानों को हीट तभी दे पाएगा जब वो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। तो आप एक चीज बोल सकते हो कि थर्मल मेटामॉर्फिज्म के लिए कांटेक्ट इज एसेंशियल, संपर्क में होना आवश्यक है, और इसीलिए हम इसे क्या बोल दे रहे हैं, कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म है, संस्पर्शीय रूपांतरण है। जब हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म की बात करते हैं तो आप लिखेंगे इट इज ऑल्सो known as रीजनल मेटामॉर्फिज्म। इसे क्षेत्रीय रूपांतरण के नाम से भी जाना जाता है, क्षेत्रीय रूपांतरण के नाम से भी जाना जाता है। Why it is called रीजनल मेटामॉर्फिज्म? एक चीज सुनिए आप लोग, ये इंडिया का मैप आप लोग देख रहे हो, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय मिलता है हमें, लगभग लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटों के कन्वर्ज होने से, टकराने से हिमालय के क्षेत्र में जो मेटामॉर्फिज्म हुई, वो क्या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर हुई है या पूरे के पूरे रीजन में हुई है, क्या आंसर होगा आपका? पूरे रीजन में। देखो जब प्लेट्स मूव करती है ना, और उनसे जो मेटामॉर्फिज्म होगी वो किसी एक पॉइंट पर नहीं होगी, बल्कि वो एक एक्सटेंसिव, एक विस्तृत क्षेत्र में होगी। तो इसीलिए डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म को आप क्या लिख दे रहे हैं, रीजनल मेटामॉर्फिज्म है, क्षेत्रीय रूपांतरण। आ गया समझ? तो यहां पर आकर के मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम क्या करेंगे, कंक्लूड कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं।
रॉक्स टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो भी पढ़ करके इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हेडिंग बनाइए आप लोग, रॉक साइकिल, शैल चक्र। रॉक साइकिल, शैल चक्र। देखो, जब हम लोग रॉक साइकिल पढ़ते हैं, शैल चक्र, और आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज रॉक साइकिल, तो ध्यान से बात को सुनना मेरी। अगर आप लोगों ने यहां तक सारी चीजों को समझा है, सुना है अच्छे से, तो आप ये बोल सकते हो कि हमारी पृथ्वी की सतह पर ये जो तीन प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये तीनों चट्टानें एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं कि नहीं? इग्नियस सेडिमेंट्री में बदल सकती है, सेडिमेंट्री इग्नियस में बदल सकती है। सेम चीज सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में, और मेटामॉर्फिक, ये जो चीज है कि सभी प्रकार की चट्टानें इंटर कन्वर्टिबल हैं, एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ज्योग्राफी में क्या कहा जाता है? रॉक साइकिल। तो लिखिए, इट इज अ कॉन्सेप्ट according to which it is a concept according to which all types of rocks present on earth's surface are interchangeable और इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, हिंदी वाले लिख लो, यह एक संकल्पना है, यह एक संकल्पना है जिसके अनुसार पृथ्वी की सतह पर स्थित सभी प्रकार की चट्टानें एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं, एक दूसरे में परिवर्तनशील। देखो, ये चट्टानें एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होंगी, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब इग्नियस का, आग्नेय चट्टानों का अवसादी चट्टानों में बदलना, तो कौन सी प्रोसेस काम करेगी? सीधे सीधे बोलोगे ना, डेनुडेशन, अनाच्छादन। सेम चीज मेटामॉर्फिक रॉक्स का सेडिमेंट्री में बदलना, कौन सी प्रक्रिया काम करेगी? तब भी आप बोलेंगे कि जो प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी? डेनुडेशन, अनाच्छादन। ठीक, फिर अगर हम आ जाए मेटामॉर्फिक पर, तो इग्नियस रॉक्स का मेटामॉर्फिक रॉक में बदलना, कौन सी प्रोसेस आप लिखेंगे? मेटामॉर्फिज्म, रूपांतरण। और ठीक उसी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स का मेटामॉर्फिक में बदलना, तब भी आप यहां पर क्या लिखोगे? मेटामॉर्फिज्म, यानी के रूपांतरण। बट अगला जो कन्वर्जन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये बताइए, ये सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स
अवसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने इग्नियस में कैसे बदलेंगी? वेरी गुड। एक सीधी सी चीज है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि प्लेट सबडक्ट करती हैं और अंदर जाकर के मेल्ट हो जाती हैं। तो जो प्लेट नीचे जाती है उसमें सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकती हैं, और वो चट्टाने अगर अंदर जाएंगी, अंदर जाकर के पिघलेंगी, मैग्मा बनेगा, और उसके ठंडे होने से क्या बन जाएंगी? इग्नियस रॉक्स। तो इसका मतलब सीधे सीधे हम यहां पर क्या लिखेंगे कि जो दोनों प्रकार के चेंजेस हैं, ये दोनों प्रकार के चेंजेस किससे होंगे? सबडक्शन एंड मेल्टिंग, अवक्षेपण तथा प्रगलन से। सबडक्शन एंड मेल्टिंग, अवक्षेपण तथा प्रगलन से। तो ये है रॉक साइकिल की जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने देख ली, और यहां पर आकर के हमारा रॉक्स टॉपिक जो है वो